Hello everyone, welcome to Weekly Dose on Vocabulary. Today for a change, we'll try and understand some concepts on reading comprehension. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फरेंस ऑन आरसीज. नाउ अगर मैं इन्फरेंस की बात करूं, इन्फरेंस एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है जो आपको ऑलमोस्ट सारे लॉ एंट्रेंस टेस्ट्स में दिखाई देगा. जहां जहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता है वहां वहां पे इन्फरेंस के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे. मोर ओवर, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट प्रॉपर्ली, जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में जो क्रिटिकल रीजनिंग आती है वहां पर भी इन्फरेंस जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ओवरऑल एग्जाम का. तो इन्फरेंस के क्वेश्चंस हम लोग वहां पे भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स मूव अहेड. इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होता क्या है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑथर इनडायरेक्टली स्टेट करता है या फिर जो इंफॉर्मेशन ऑथर ने आपको दे रखी होती है उसके बेसिस पे आप क्या सही मान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू x is greater than y, y is greater than z, then I can definitely say x is greater than z, right? X is greater than y, y is greater than z. So मैं 100% कह सकता हूँ x is greater than z. So inference जो है एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो डायरेक्टली आपको वहां पे स्टेटेड नहीं होती है, but then you need to conclude on the basis of information that is already given to you. So purpose क्या होता है? Inference का purpose होता है to check your ability to read between the lines. ये सबसे बड़ा पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. ऑथर चेक करना चाहता है कि आपने जो पढ़ा है, अब अगर वो उसके ऊपर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो ट्रू है, क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सो इन्फरेंस के क्वेश्चंस की बात अगर हम लोग करें तो क्वेश्चन स्टेम जो है वो एक हो सकता है, एक जनरल क्वेश्चन स्टेम है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट. अब कोई एक स्पेसिफिक एरिया से नहीं, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, पूरा का पूरा पैसेज जो है आपको दे रखा है, द होल पैसेज इज योर फील्ड. कभी कभार ऑथर एक पर्टिकुलर एरिया से आपसे चाहता है कि आप इन्फर करें, तो वहां पे फिर जो क्वेश्चन स्टेम्स है कुछ ऐसा दे रखा होगा, व्हाट कैन बी इन्फर्ड व्हेन ऑथर स्टेट्स डैश. अब ये डैश, ये वो एरिया है जहां पे आपको पढ़ के एंड इन्फर करना है कि इसके बेसिस पे क्या ट्रू हो सकता है. द सेंटेंस डैश इंप्लाइज दैट. सो 2 तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं. एक, आपके पास 4 ऑप्शंस है, द होल पैसेज इज योर फील्ड, आप सर्च करो एंड उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करो कि क्या सही है. या फिर एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो हाईलाइट करके दे देगा ऑथर, या फिर डबल कोट्स में आपको वो पर्टिकुलर लाइंस दे देगा एंड उसके बेसिस पे आपसे इन्फरेंस पूछेगा. तो 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास. इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट दे रहा हूं एंड उसके बेसिस पे क्या ट्रू हो सकता है हम लोग वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. सो डायरेक्शंस है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस दैट रिप्रेजेंट 4 डिफरेंट वेज ऑफ रीराइटिंग द स्टेटमेंट्स. Preceding the options, you are required to find out the option that correctly represents paraphrase of the statement. मतलब inference हम पूछ रहे हैं. So ये आपके सामने एक स्टेटमेंट है, you cannot go into that premises without a jacket and a tie. Now अगर आप ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट देखें, यू कैन नॉट गो इनटू दैट प्रीमाइसेस विदाउट अ जैकेट एंड अ टाई. मैंने आपके लिए ना 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स रखे हुए हैं, तो बताइए इसके बेसिस पे क्या ट्रू है. 1, 2 एंड 3 ये 3 रखे हैं. क्या हम कह सकते हैं यू आर वेयरिंग अ जैकेट एंड अ टाई सो यू कैन गो इनटू दैट प्रीमाइसेस. अब देखिए, इन्फरेंस का मतलब होता है हमको जितना दे रखा है बस वहीं तक ही हमें, मतलब उसके स्कोप को ब्रीच नहीं करना. वी डोंट हैव टू गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ व्हाट इज गिवन टू अस. सो इसने केवल इतना बोल रखा है, यू कैन नॉट गो इनटू दैट प्रीमाइसेस विदाउट अ जैकेट एंड अ टाई. दैट डज नॉट मीन wearing a jacket and a tie are the only conditions to get into that premises, right? तो ये केवल इतना बोल रहा है कि जैकेट एंड अ टाई, अगर आपने जैकेट और टाई नहीं पहन रखा तो आप अंदर नहीं जा सकते हो. क्या इसका मतलब ये कि जैकेट और टाई आपने अगर पहन रखा है तो आप अंदर जा सकते हो? शायद नहीं. क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जैकेट और टाई पहनना ही अंदर जाने का कंडीशन है या इसके अलावा और भी कंडीशंस हो सकती है. सो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ यू आर वेयरिंग अ जैकेट एंड अ टाई सो यू कैन गो इनटू दैट प्रीमाइसेस. डेफिनेटली नॉट. ये गलत इन्फरेंस होगा, तो इसको मैंने यहां से एलिमिनेट किया. यू आर परमिटेड टू गो इनटू दैट प्रीमाइसेस, इट मींस यू आर वेयरिंग अ जैकेट एंड अ टाई. ये डेफिनेटली सही इन्फरेंस है. आप उस बिल्डिंग में जा सकते हो. ऊपर क्या दे रखा है? उस बिल्डिंग में बिना जैकेट टाई के नहीं जा सकते. आप यहां पे कह रखा है यू आर परमिटेड टू गो इनटू दैट प्रीमाइसेस, यानी कि जैकेट और टाई आपने 100% पहन रखा है. सो ये करेक्ट इन्फरेंस है. You're not permitted to go into that premises, it means you're not wearing a jacket and a tie. आप उस premises में जाने के लिए permitted नहीं हो, तो आपने, इसका मतलब ये है कि आपने जैकेट और टाई नहीं पहन रखा. अब ये बहुत बार एंटाइज करेगा स्टूडेंट्स को कि
ये पर्टिकुलर ऑप्शन इसके बेसिस पे सही है, लेकिन ये गलत है, 100% गलत है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि उस प्रीमाइस में जाने के लिए, उस प्रीमाइसेस में जाने के लिए केवल जैकेट और टाई चाहिए या और भी कंडीशंस है. सो यू आर नॉट परमिटेड टू गो इनटू दैट प्रीमाइसेस. हो सकता है कि और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकता है आपने जैकेट और टाई पहन रखा हो लेकिन कोई और कंडीशन जो है उस प्रीमाइसेस में जाने के लिए वो आप फुलफिल ना कर रहे हो. तो इसीलिए सिंस वी डोंट नो कि वहां पर जाने के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, हम लोग इसको भी इन्फरेंस नहीं मान सकते. सो अगेन आई रिपीट, व्हेनेवर यू लुक फॉर आंसर टू एन इन्फरेंस क्वेश्चन, you're never supposed to breach the scope of information or the piece of information that is given to you. आप कभी भी उसके स्कोप को ब्रेक नहीं करेंगे. सो इसी के बेसिस पे मैंने आपको ये समझाया. ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 1 and 3 आर इनकरेक्ट. आई होप आपको ये समझ में आया. लेट्स टेक अ बिगर आर्ग्यूमेंट. सो ये रहा आपके सामने. अब ये आर्ग्यूमेंट अगर आप देखें तो यहां पे क्या बोल रहा है, टू मेनी एनवायरमेंटलिस्ट्स the extinction of plants accompanied by the increasing genetic uniformity of food crops is a single most serious environmental problem. बहुत सारे environmentalists के लिए food crops में जो genetic uniformity आती जा रही है वो एक problem है. क्यों? Something must be done to prevent the loss of wild food plants or no longer cultivated food plants. Otherwise, the lack of genetic food diversity could allow significant portions of major crops to be destroyed overnight. फूड में जेनेटिक फूड क्रॉप्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है तो एक बीमारी और सारी फूड क्रॉप्स जो है वो खत्म हो जाएंगी. तो समथिंग मस्ट बी डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ फूड वाइल्ड फूड प्लांट्स और नो लॉन्गर कल्टिवेटेड फूड प्लांट्स. इन 1970s फॉर एग्जाम्पल, अब 1970s का एक एग्जाम्पल आपको दे रहा है जहां पे यूएस में 20% क्रॉप्स जो थी, कॉर्न क्रॉप्स जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. वाई? बिकॉज there was some disease that outbroke, there was some disease that broke out. It was called southern leaf blight and it destroyed 20% of the United States corn crop, leaving very few varieties of corn unaffected. और वो भी शायद unaffected इसलिए रही होगी क्योंकि वो genetically modified थी या genetically different थी in the areas over which the disease spread. So ये आपको एक आर्ग्यूमेंट दे रखा है. अब इसके बेसिस पे आप के पास 4 ऑप्शंस है. क्या इन्फर कर सकते हैं? Susceptibility to certain plant disease is genetically determined. 80% of corn grown in United States is completely resistant to southern leaf blight. Plant breeders must focus on developing plants that are resistant to plant disease. And corn is the only food crop threatened by southern leaf blight. जब आप इन्फरेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने आपको आर्ग्यूमेंट में ये कहा कि we must do something about genetic uniformity जो फूड क्रॉप्स में आती जा रही है. और उसी का एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको कॉर्न मतलब उसी चीज को सब्सटैंशिएट करने के लिए कॉर्न का एग्जाम्पल दिया था. बट देन कॉर्न का एग्जाम्पल दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो केवल कॉर्न के लिए है. अगर ऐसा नहीं है तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. आप बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वर्ड्स ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो कभी आंसर्स नहीं बन सकते हैं. मोस्ट केसेस में शायद कुछ फैकल्टी ये भी कहते हैं कि मोस्ट केसेस में ये आपके आंसर्स नहीं बनते. शायद कुछ हद तक उनका आर्ग्यूमेंट सही है. बट देन मैं हमेशा एक आइडिया प्रमोट करता हूं कि आप जो है इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट वर्ड्स ऑफ एक्सट्रीम ट्राई एंड अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट. अब मैंने आपको इसका एक लॉजिकल रीजन दिया. मैंने बोला इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए मैंने रीजन दिया था या फिर एग्जाम्पल दिया था कॉर्न का. बट दैट डज नॉट मीन कॉर्न इज द ओनली फूड क्रॉप जहां पे ऐसी प्रॉब्लम होती है. जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी की वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होने का खतरा रहता है. राइट? सो कॉर्न इज द ओनली फूड क्रॉप थ्रेटन्ड बाय सदर्न लीफ ब्लाइट. आई कांट से दैट वाज सिंपली एन एग्जांपल. ऑप्शन सी बोल रहा है प्लांट ब्रीडर्स मस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू प्लांट डिजीज. बट देन आर्ग्यूमेंट से हम लोग डिविएट कर गए. in the argument above we are actually discussing genetic uniformity जो problem बनता जा रहा है. But then ऐसा कुछ भी नहीं है. Developing plants that are resistant to plant disease, तो हो सकता है वो genetically uniform होके भी plant disease को लेके resistant हो. But then genetic uniformity तो हमें चाहिए ही नहीं. Hence option C is also incorrect. 80% of the corn grown in United States is completely resistant to southern leaf blight. वहां पे क्या बोल रहा है? Approximately 20% of the United States corn crop
was destroyed by sudden leaf blight. But then 80% of the corn grown in United States is completely resistant. ये जो word है इसको out of scope को breach कर रहा है, is completely resistant. वहाँ पे approximately 20% है, यहाँ पे 80% एक absolute figure दे रहा है, तो जो scope है उसको breach कर रहा है. Hence ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. वहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी जो है वो एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है. कभी भी कोई डिजीज आएगी एंड प्लांट क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यूनाइटेड स्टेट्स में कॉर्न क्रॉप का दिया था. सो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन प्लांट डिजीजेस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड. तो वो कॉर्न क्रॉप जेनेटिकली यूनिफॉर्म थी, इस वजह से वो कॉर्न क्रॉप जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. तो सर्टेन प्लांट डिजीजेस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड. तो उसमें कम से कम एक क्रॉप तो आपके पास है ना. यूनाइटेड स्टेट्स का जो ये कॉर्न क्रॉप है वो कम से कम एक एग्जांपल आपके सामने है. सो ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन प्लांट डिजीजेस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन ए इज योर आंसर. सो आई होप आपको ये इन्फरेंस का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया. एंड इन्फरेंस किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं while picking out the most appropriate answer option, वो भी आपको समझ में आया. If you like this video, please hit the like button and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you so much for your time. Have a good day.